मुंबई से सटे बोईसर में एक आदमी को मारकर उसे ऐसी जगह छुपाया जाता है कि पुलिस तो छोड़ो, पड़ोसियों को भी भनक नहीं लगती है। लगभग 13 साल बाद जाकर एक कंकाल मिलती है, तब इस केस की जांच शुरू होती है। आइए एक खौफनाक कहानी आप लोगों को मुंबई से सटे बोईसर की सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। फिर हाजिर हूं एक नया केस लेकर और काफी खौफनाक केस लेकर, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें, साल 2017 की बात है। 2017 में पालघर पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है। फोन एसपी को आता है। एसपी उस समय थे मंजुनाथ सिंगे। मंजुनाथ सिंगे को एक फोन आता है और बताया जाता है कि बोईसर का एक इलाका है दांडीपाड़ा, उस इलाके में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। फिर क्या, पालघर के एसपी मंजुनाथ ने तुरंत पालघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को छापा मारने का आदेश देते हैं। उसके बाद पालघर पुलिस स्टेशन की पूरी टीम दांडीपाड़ा इलाके में जाती है और वहां पर जहां पर सेक्स रैकेट चढ़ता है वहां पर छापा मारती है। तो वहां पर 4 महिलाओं समेत और जो महिलाओं सेक्स रैकेट की लीडर है उसे गिरफ्तार करते हैं और वहां पर एक व्यक्ति था उसे भी, यानी एक आदमी और 5 महिलाओं को पुलिस गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है। अब इनसे पूछताछ करती है। फिर पुलिस जो इन लोगों की लीडर है उससे पूछताछ करती है और उस लीडर का नाम है सविता भारती। सविता भारती से पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है तो ये बताती है कि ये बहुत लंबे समय से इस सेक्स रैकेट को चला रही है। लगभग 13-14 साल हो गए इस सेक्स रैकेट को चलाते समय। पुलिस को खुफिया जानकारी यह भी मिली थी कि ये लोग सेक्स रैकेट तो चलाते हैं और कई मर्डर भी किए हैं। जब पुलिस मर्डर केस के बारे में पूछती है, सविता बताती है कि 13 साल पहले उसने अपने घर के अंदर एक मर्डर किया था और मर्डर करके लाश को बाथरूम की टंकी के अंदर छुपा दिया था। पुलिस जब ये बात सुनती है तो दंग रह जाती है और पुलिस की पूरी टीम फिर दांडीपाड़ा इलाका में सविता के घर जाती है जहां सेक्स रैकेट चलाया जाता था। सविता से पूछती है कि वो बाथरूम की टंकी किधर है, तो सविता के निशानदेही पर वो बाथरूम की टंकी को पुलिस की कई टीमें बुलाई जाती है और बाथरूम की टंकी को खोला जाता है और खोलने के बाद पूरी बाथरूम की टंकी को अच्छे से उसकी तलाशी ली जाती है और तलाशी के दौरान फिर जाकर एक कंकाल मिलती है। आपको बता दें, पूरे शरीर से 13 साल पहले उस बॉडी को उस बाथरूम की टंकी के अंदर डाला गया था। बॉडी की जो स्किन थी वो तो पूरी गायब हो चुकी थी। ना बाल थे, ना कपड़े थे, ना स्किन थी, सब कुछ खत्म हो चुका था समय के साथ। सिर्फ बची थी एक कंकाल। हड्डियां भी गल गई थी, हड्डियां भी पूरी नहीं मिली। पूरा एक सेट तो मिला, लेकिन जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो भी गल चुकी थी। लगभग जो बड़ी हड्डियां हैं, स्कल है यानी खोपड़ी है, जो हाथ की हड्डी है, जो पेट की थोड़ी बहुत हड्डी है, वही सब मिल पाई। पूरी हड्डी भी गल चुकी थी। 13 साल पहले किसी आदमी को बाथरूम की टंकी के अंदर डाल दिया गया। अब सविता ने जिसे मारकर बाथरूम की टंकी में डाल दिया वो कौन था, और सविता ने आगे और कितने मर्डर किए थे, कितनी बातें और छुपा कर रखी है। पुलिस सिलसिलेवार तरीके से पुलिस पूछताछ करती है और महिला पूरी कहानी बताती है। आपको बता दें, ये जो महिला है सविता, इसकी शादी होती है 2003 में और शादी होती है सविता भारती की सहदेव भारती से, जो लातूर का रहने वाला है। उसके शादी होने के बाद ये दोनों बोईसर में सेटल हो जाते हैं दांडीपाड़ा में। बोईसर की दांडीपाड़ा में सेटल हो जाने के बाद जो सहदेव भारती है, इसका पति, वो अपने काम धंधों में व्यस्त हो जाता है, अपने काम धंधा करने में बिजी हो जाता है। फिर उसके बाद सविता भारती घर में अकेली रहती थी। फिर ये भी एक गलत धंधा यानी वेश्यावृत्ति शुरू करती है, इसका एक व्यवसाय शुरू करती है। फिर ये लगभग कई सालों तक वेश्यावृत्ति करती है पति से छुप छुप कर। फिर उसको बाद में इसके पति को भनक लग जाती है कि इसकी पत्नी वेश्यावृत्ति यानी वेश्यावृत्ति का व्यवसाय चलाती है। फिर सहदेव आकर सविता को काफी समझाता है कि ये सब काम धंधा बंद कर दो, ये गलत काम बंद कर दो, लेकिन सविता नहीं मानती। सविता सहदेव की बात को इग्नोर करती है। फिर पुलिस को यह भी बात पता चलती है कि सविता का एक अवैध संबंध भी है, जिसका नाम है कमलेश, यानी एक पड़ोसी है कमलेश, उसके साथ अवैध संबंध भी है सविता का। इसलिए वो पति से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी और पति की बात भी नहीं सुनती थी। पति बोलता था कि इस धंधे को बंद कर दो, लेकिन वो नहीं करती थी, क्योंकि सविता और उसका प्रेमी कमलेश ये दोनों मिलकर इस धंधे को करते थे। यानी इस वेश्यावृत्ति को कमलेश और सविता मिलकर चलाते थे।
लेकिन इसके पति को नहीं पता थी। फिर धीरे धीरे समय गुजरता है और सहदेव का गुस्सा भी बढ़ता जाता है, क्योंकि सविता सहदेव की बात नहीं मान रही थी और सहदेव काफी बार मारपीट भी करने में उतारू हो जाता था और सविता को मारपीट भी देता था। धीरे धीरे सविता उब जाती है, यानी थक जाती है सहदेव की बात सुनते सुनते। फिर एक दिन कमलेश और सविता प्लान बनाते हैं पति को ही रास्ते से हटाने का। ये लोग सोचते थे कि अगर पति को यानी सहदेव को साइड हटा देंगे तो हम लोग अपना काम भी आराम से कर लेंगे और साथ रह भी लेंगे। तो ये लोग एक खौफनाक प्लान तैयार करते हैं। आपको बता दें 2004 में एक रात सहदेव जब घर आता है तो ये दोनों मिलकर उसे मार डालते हैं। मार डालने के बाद उसकी बॉडी को अब ठिकाने लगाने के लिए ये लोग नया प्लान बनाते हैं कि जो बाथरूम की टंकी है, बाथरूम की टंकी को खोलकर उसके अंदर डाल देते हैं। किसी को आज तक भनक नहीं लगी कि सहदेव कहाँ चला गया और कोई कंप्लेन भी नहीं थी कि पुलिस इस केस में जांच करती। ना सहदेव की बॉडी मिली, ना सहदेव मिला। फिर क्या, सविता और कमलेश बेखौफ होकर अपने व्यवसाय करते थे और खुलेआम अपनी जिंदगी जी रहे थे। सविता और कमलेश की लालच बढ़ती जाती है और इसी लालच ने इनसे एक और मर्डर करवा दिया। बात है 2004 की, जब वेश्यावृत्ति ये लोग करा रहे थे उसी समय इनके पास एक ग्राहक आता है। ग्राहक काफी अमीर था और बंगाली था, बंगाल का। तब वो आता है तो उसके पास लगभग 1.5 लाख रुपए होते हैं और इन दोनों को पता चलता है कि जो ग्राहक आया है उसके पास 1.5 लाख रुपए है। तब वे लोग उस लालच में आ जाते हैं उस 1.5 लाख रुपए की और एक प्लान बनाते हैं। जब वो ग्राहक जाने लगता है तो ये दोनों मिलकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं और फिर बेखौफ होकर जीवन गुजार रहे थे। इन्हें न कानून का डर था न पुलिस का डर था। बेखौफ होकर ये मर्डर कर रहे थे और गलत धंधा कर रहे थे, क्योंकि मर्डर करके बॉडी ऐसी जगह छुपाते थे कि किसी को भनक तक नहीं लगती थी। बॉडी मिलती है तो पुलिस केस और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। ना तो इस केस में बॉडी मिलती थी और ना कोई मिसिंग कंप्लेन होता था। आपको बता दें, बोईसर के गांव एरिया में लगातार ये मर्डर करते जा रहे थे और वेश्यावृत्ति का धंधा खुलेआम कर रहे थे। लेकिन एक दिन कोई जानकारी दे देता है और पुलिस की टीम छापा मारती है और इन्हें गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ होती है तो 13 साल बाद जाकर इस मर्डर का रहस्य खुलता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और फिर मिलूंगा एक नई केस और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ।